नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज आप लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार से तुर्की मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। इसमें कुछ शुरुआती आक्रमणकारियों के नाम हैं, जैसे कि महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा बल्कि इन्हीं तुर्की मुस्लिमों के द्वारा आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी की जाएगी। तैमूर लंग का आक्रमण भी होगा और अंततः बाबर के द्वारा भारत में एक बहुत बड़े मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी जाएगी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मिडेवल हिस्ट्री है, इन्हीं तुर्की मुस्लिमों के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए दिखाई देगा। और ये मिडेवल हिस्ट्री क्यों, आज वर्तमान तक जो भी भारत में, पाकिस्तान में, यहाँ पे अगर बहुत सारे मुस्लिम लोग मौजूद हैं, तो इनका भी संबंध कहीं न कहीं उन तुर्की मुस्लिमों से यहाँ पे बहुत अधिक हद तक जाता है, जो कि हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं। तो इसीलिए इन तुर्की मुस्लिमों का पूरा जो ओरिजिन है, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे लिए जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आने वाले क्लास में इनके बारे में जो भी बातें आए कि भाई इनका ओरिजिन कहाँ से था, भारत में इनका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, ऐसी तमाम सारी बातें जो हैं आज आपको इस क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। खासकर पूरा का पूरा बेसिक इस क्लास में आप लोग सीख जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी बोला जाता है इन तुर्की मुस्लिमों को लेके कि जो कार्य अरबी मुस्लिमों ने अधूरा छोड़ दिया था, उस कार्य को इन तुर्की मुस्लिमों ने पूरा कर दिया। अर्थात भारत में चाहे वो इस्लामीकरण को लेके हो, चाहे भारत में साम्राज्यकरण को लेके हो, पूरी तरीके से इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन यही है कि भारत का दिल इतना बड़ा है कि भारत में कोई भी विदेशी शक्ति आया, पूरी तरीके से देखिए वो भारतीय इतिहास में इस कदर रच बस गया कि आज वर्तमान में किसी को भी पूरी तरीके से उसका वास्तविक रूप देना बहुत ही मुश्किल है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास के अध्ययन में चूँकि आरोप प्रत्यय का दौर तो लगा ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे खासकर हिंदू लोगों के द्वारा तुर्कियों के आक्रमण को लेके, खासकर महमूद गजनवी जैसे शासकों को लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाया जाता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कि वो अध्याय बिल्कुल ही काला अध्याय है, जिसने भारतीय मंदिरों को लूटा खसोटा, हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया। तो कुछ लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन दूसरा उसका ये भी एक पहलू है कि अगर उस समय अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी, चाहे वो तुर्की लोग ही क्यों ना हो, अगर वो भारत पे आके आक्रमण कर रहा है, तो क्या उस समय भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्तियाँ मौजूद नहीं थी जिसने उनका मिलकर मुकाबला किया? ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर उस समय ही उन लोगों को खदेड़ दिया जाता तो शायद में भारत में एंट्री नहीं करते। तो उस समय आप देखेंगे कि भारत में कई सारी छोटी बड़ी शक्तियाँ मौजूद थी, अलग अलग क्षेत्रीय शासक बटे हुए थे। उनकी अयोग्यता ही मुस्लिम अटैक का सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बनी, जिन्होंने इतने लंबे समय तक शासन प्रशासन को पूरी तरीके से संचालित किया। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इन सारी ही चीज़ों को धीरे धीरे आप मेरे साथ इस मिडेवल हिस्ट्री में सीखते जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अर्थात भारत में इस्लाम का आगमन। कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से भारत में अरबों का जब आक्रमण हुआ तो उसका एक बहुत जो हमें बड़े स्तर पे जो प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला, अर्थात वो प्रभाव बिल्कुल ही सिंध के क्षेत्रों तक सीमित रह गया। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस तुर्की मुस्लिम आक्रमण का। इसमें बहुत बड़ा आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और इसमें सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि तुर्की मुस्लिम आक्रमणों में कौन कौन यहाँ पे प्रमुख लोग हैं। जैसे कि नंबर 1 आता है गजनी वंश। शुरुआत में इसी ने ठीक है अटैक किया था। इसका प्रमुख शासन है, ठीक है, मैंने प्रमुख शासक है महमूद गजनवी। दूसरा है यहाँ पे संसबनी वंश का मोहम्मद गोरी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और आगे चल के तिमूरी वंश का तैमूर लंग भी आएगा और फिर से यहाँ पे देख पा रहे हैं मुगल साम्राज्य की यहाँ पे नींव पड़ जाएगी उस बाबर के द्वारा। तो सारे के सारे जो शासक है किसी न किसी वंश से संबंध रखते हैं, लेकिन इनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि सारे के सारे ये लोग तुर्क हैं। और पूरा का पूरा देखिए इस मिडेवल हिस्ट्री में आपको बार बार इन चीज़ों को आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, तो क्यों ना आप एक ही जगह इनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ ले। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गजनी वंश।
गजनी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उदय हुआ, इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे। इन प्रमुख शासकों में सबसे जो फेमस नाम है महमूद गजनवी का नाम है। इस महमूद गजनवी ने देखिए भारत पे बहुत सारा आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। तो आखिर इन 17 बार आक्रमण करने के पीछे कारण क्या था? आखिर इसने मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया? क्या सिर्फ धन संपदा लूटने के लिए ही निशाना बनाया, या फिर मूर्तियों को लेके इस्लाम में कुछ न कुछ ठीक है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। आक्रमण का कारण क्या क्या था और फाइनली इसका जो प्रभाव है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस प्रभाव को आपको समझना होगा ताकि आप आने वाले टॉपिक से को रिलेट कर पाए कि यहाँ जो प्रभाव पड़ा, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या परिवर्तन आया, ताकि जो अगला शासक आएगा, अगला साम्राज्य आएगा, उससे को रिलेट करके आप समझ पाएंगे। खासकर इनके नीतियों के स्तर पे आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बारी बारी से बात करते हैं गजनी वंश की या फिर यामिनी वंश की। दोनों एक ही नाम है, कितने बार पूछा जाता है। यामिनी वंश का संबंध किससे है? वो हो जाएगा गजनी वंश। इसके हम लोग साम्राज्य की बात करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 1015 ईस्वी के आसपास इस समय शासक था महमूद गजनवी। उसका साम्राज्य भारत के इस उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से है के पूरा का पूरा देखिए जो पामीर जो ग्रंथि है, जो विश्व का छत कहा जाता है, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे मध्य एशिया, यहीं पे अमूर दरिया, सिर दरिया, अरल सी तक आपको फैला हुआ दिखाई देगा। और पश्चिम में पश्चिम एशिया से लेके नीचे आपको देख पा रहे हैं बिल्कुल इस अरेबियन सी तक फैला हुआ इतना बड़ा अगर विशाल साम्राज्य है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी नींव क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के स्तर पे। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भाषा और धर्म को लेके। क्योंकि देखिए अगर इन दोनों को आप समझ जाएंगे, भाषा और धर्म में एक सामंजस्य स्थापित जब कर लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कभी आपको दिक्कत नहीं होगा कि फारसी लोग कौन थे, अरबी लोग कौन थे और तुर्की लोग कौन थे। क्योंकि अब यहाँ पे दोनों आपको भाषा और धर्म के स्तर पे इनको देखना होगा, समझना होगा। एक बार समझ जाएंगे, यकीन मानिए फिर से बार बार समस्या नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं आपको दिखाई देगा इसने फारसी में लिखा, अरबी में लिखा, तुर्की में लिखा। तो बार बार ठीक है नामों से परिचित होते हुए भी आप जान जाएंगे किसने किस में लिखा, फारसी में, अरबी में, तुर्की में लिखा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा जो पूरी तरीके से इस क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाषा और धर्म को लेके, फिर से इसका एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा एंशिएंट एरा में, अर्थात जो ईरान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे पहले क्या था, तभी भाषा और धर्म दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसे आप कैच कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं थोड़ा ईसा पूर्व में चल रहे हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। उस समय इस क्षेत्रों में देख पा रहे हैं बिल्कुल ये जो ईरान का जो क्षेत्र है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था जिसका नाम था पर्शियन एम्पायर, अर्थात उसको अखमनी साम्राज्य भी बोलते थे और उसको एकेमेनिड साम्राज्य भी बोला जाता था। इसका एक बहुत ही योग्य शासक हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। लेकिन उसके जाने के बाद यहीं से यूनानी आक्रमण होने लगा। और यूनानी आक्रमण का मतलब कि यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण हुआ और इसने इस साम्राज्य को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, भारत को भी बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे धर्म की, तो इनका जो धर्म था उस समय, ध्यान रखिएगा, जरथुष्ट्र धर्म था, अर्थात जुडाइज्म जिसको बोलते हैं, यहूदी धर्म था। और चूंकि भाषा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पर्शियन एम्पायर ही है, पर्शियन भाषा ही है, अर्थात भाषा के स्तर पे इनकी भाषा था बिल्कुल, देखिए बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, फारसी भाषा इन्हीं की देन थी इन लोगों की। अब एक समय के बाद ये साम्राज्य भी टूट गया, ख़त्म हो गया। कारण नहीं जाना है हमको, उतना डिटेलिंग नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समझते चलना चाहिए कि चेंज क्या हो रहा है। अब उसके बाद से इन्हीं क्षेत्रों पे एक नया साम्राज्य आया, ठीक है, पर्थियन एम्पायर जिसको बोला जाता है। ये पर्थियन लोग यहाँ पे आया हुआ है लगभग ईसा पूर्व में, ईसा के आसपास रहेगा, बहुत लंबे समय तक ये लोग रहेगा नहीं। लेकिन आपको समझना है कि क्षेत्र तो वही है, साम्राज्य बदलने से भाषा तो नहीं बदल जाती है, धर्म बदल जाएगा लेकिन भाषा, ध्यान रखिएगा, नहीं बदलेगा। अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश किया, ठीक है, कि भारत के लोग यहाँ पे इंग्लिश सीख जाए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे दो तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिला। क्षेत्रीय भाषा भी अभी वर्तमान में मौजूद है,
तो इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि अगर एक शासक चेंज हो जा रहा है तो वहाँ के लोगों की भाषा बदल जाएगी, क्योंकि भारत का इतना जो इतिहास है, खासकर दक्षिण भारत, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। वहाँ जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, अदरवाइज तुरंत ठीक है तलवारें निकल जाएगी, भारत का विभाजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इन क्षेत्रों में अब इनकी भाषा नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा, भाषा जो होगा इनकी फारसी भाषा ही होगी। और इस समय चूंकि रिलीजन भी कोई दूसरा नहीं था, तो इनका जो धर्म भी था पूरी तरीके से लोग यहूदी धर्म को ही मान रहे हैं। मैंने यहूदी माने, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में पारसी जो धर्म है, ठीक है, जो दुनिया में अभी वर्तमान में मुट्ठी भर लोग हैं। एक समय हुआ करता था जो पूरे विश्व में इनकी जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन वर्तमान में धर्म बिल्कुल ही मैंने कह सकते हैं कि मुट्ठी भर लोगों का यहाँ पे समूह बन गया है। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इतना वेल एजुकेटेड है, इतना बिजनेसमैन, इतना शार्प माइंड वाले लोग हैं कि देखिए आज इजराइल को देख लीजिए, या फिर अमेरिका में बोला जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट में इन यहूदियों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव होता है। तो भूल के भी ठीक है इन अल्पसंख्यकों को आप कभी भी कमज़ोर मत समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं यहूदियों को देखिए यहाँ पे, ठीक है, हिटलर के द्वारा भी मारा गया था, सताया गया था, लेकिन फिर भी वो किस कदर ठीक है मजबूत होकर खड़ा हुए आज वर्तमान में इजराइल से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब इसी के जगह पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक नया वंश का उदय हुआ, ध्यान से देखते चलिए, इसी जगह पे जिसका नाम हुआ ससानी वंश। अब इस ससानी वंश को समझने से पहले थोड़ा यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि इसी टाइम पीरियड में बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म भी हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म भी हो रहा है। अब यहाँ पे जब ससानी वंश आया तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जो लैंग्वेज है, भाषा चेंज नहीं हो जाएगी, धर्म भी इनका चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस समय कोई अल्टरनेट धर्म नहीं आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब ईसाई धर्म आया तो इन क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा ईसाई लोग, अर्थात अब दो धर्म आ गया, एक तो पहले से मौजूद था यहूदी धर्म और दूसरा था ईसाई धर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए भाषा क्या है, फारसी भाषा है इन क्षेत्रों में, फारसी भाषा, और इनकी जो धर्म क्या है वो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो ये जनरली यहूदी धर्म को ही मान रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए, यहूदी धर्म को मान रहे हैं। अब इस यहूदी धर्म के बारे में आपको समझना होगा, जानना होगा कि यहूदी धर्म बिल्कुल ही यहाँ पे एकेश्वरवाद पर बल देता है। एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर पे बल देता है, और बड़े मज़े की बात, ईसाई धर्म भी एक ईश्वर पे बल देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस धर्म में काफ़ी आपको सिमिलरिटी आपको नज़र आते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसके पैरेलल आपको जब दिखाई देगा, जब यहाँ पे जब ये ठीक है इतना बड़ा जब अकमनी एम्पायर था, जब धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लगा, तो इन्हीं क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा यूरोप के क्षेत्रों में ठीक है रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। और इस रोमन साम्राज्य में बिल्कुल ही बहुदेववाद की अवधारणा थी। बिल्कुल ही समझिए कि इधर एकेश्वरवाद, इधर बहुवाद, धर्म को लेके हमेशा ही खींचातानी होते रहता था। यहाँ भी वही हाल था। लेकिन यहाँ तक आते आते लगभग ठीक है 5वीं 6वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य और इस ससानी वंश में सीमा लाइन को लेके, भाषा को लेके, धर्म को लेके अक्सर बड़े बड़े ठीक है युद्ध आपको होते हुए दिखाई देंगे। फाइनली ये लंबे समय तक चलता रहेगा, और 4वीं-5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाएगा तो ये दो भागों में बट जाएगा, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा हो जाएगा पूर्वी रोमन साम्राज्य, अर्थात यही होगा बाइजेंटाइन एम्पायर। और इस बाइजेंटाइन एम्पायर से इस ससानी वंश का सीमा विवाद को लेके और धर्म को लेके लंबे समय तक मुकाबला चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है बहुदेववाद, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे है एकेश्वरवाद। लेकिन आगे चल के इस रोमन साम्राज्य में भी ध्यान रखिएगा धर्म का पूरी तरीके से ठीक है रूपांतरण हो जाएगा। वो लोग जब क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लेगा तो दोनों जगह आपको एकेश्वरवाद दिखाई देगा, मामला बैलेंस हो जाएगा। लेकिन चूंकि इतिहास की धारा है, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहेगा। और इसी समय आप देखेंगे ये जो एरिया है लगभग 532 ईस्वी के आसपास, आपको पता है कि यहीं पे पैगंबर मुहम्मद का जन्म होगा। अब सोचिए पैगंबर मुहम्मद का जन्म होने का मतलब है कि एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया, एक नया धर्म आ गया। अभी तक तो देखिए जुडाइज्म था, यहूदी धर्म था, क्रिश्चियनिटी था, अब यहाँ पे एक मुस्लिम धर्म का भी पूरी तरीके से आगमन हो गया। अब ये जो प्रोफेट मोहम्मद के बाद ध्यान रखिएगा इनका जो पद है पूरी तरीके से खलीफाकरण किया जाएगा। खलीफा पद के
लेके, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है और फाइनली ये शिया सुन्नी का डिस्ट्रीब्यूशन का कारण भी बनता है। वहाँ हमें उस फील्ड पे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। फाइनली जब खलीफा का पद हुआ यहाँ पे, तो जिन लोगों ने खलीफा के पद को लेके, जो अली बकर था, माने प्रॉफिट मोहम्मद का दोस्त अली बुकर या फिर बकर, ठीक है, जो इनको माना, यही लोग सुन्नी कहलाया, ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने, ठीक है, अली को माना, अर्थात जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे, चचेरा भाई थे, जिन्होंने अली को माना, ठीक है, उन लोगों ने अपने आप को, ठीक है, सिया कहा, ठीक है। तो वर्तमान में सियों की संख्या बहुत कम है और सिया और कोई नहीं है। बड़े मज़े की बात कि ये जो देख रहे हैं ईरान के क्षेत्रों में, ठीक है, इन्हीं लोगों में अधिकतर जो जनसंख्या है, ईरान की जनसंख्या में लगभग 90% जो लोग हैं अभी वर्तमान में वहाँ पे सिया लोग ही मौजूद हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जब इस्लाम का जब उदय हुआ तो इस्लाम के उदय ने पूरी तरीके से इस ससानी वंश को घोंट लिया, मैंने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से इसको डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जो भी खलीफा आया, उस खलीफा के पद को एक मुस्लिम धर्म गुरु के साथ साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम धर्म गुरु के साथ साथ उस पद का बिल्कुल ही एक राजनीतिकरण यहाँ पे कर लिया गया। अर्थात उसका दो उद्देश्य था। एक तो हम भाई अल्लाह के बिल्कुल इस पृथ्वी में ईश्वर के प्रतिनिधि, अल्लाह के प्रतिनिधि है, हम जो कहें वो सत्य है। दूसरा है कि हमें हर हाल में इस्लामीकरण को बढ़ावा देते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अर्थात पूरे की पूरी दुनिया को एक तरीके से, ठीक है, इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है। अब ये लोग इसी रास्ते पे लोग निकल गया। अब सोचिए यहाँ पे जो अरब के क्षेत्रों में अब बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकी जो भाषा है अरबी भाषा है, नया इनका धर्म आ गया, ध्यान रखिएगा, इस्लाम आ गया, मुस्लिम आ गया, ठीक है, इस्लाम धर्म आ गया। अब ये लोग क्या करेगा, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को जब एक्सपेंड करेगा तो इस ससानी वंश को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो पहले से खासकर यहूदी धर्म के लोग थे, इनका धर्मांतरण करवा दिया गया, ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण करवा दिया गया। अर्थात जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको मार दिया गया, या तो फिर कुछ लोग यहाँ से भाग गए, या फिर जो बच गए उनका कन्वर्जन करवा दिया गया। और यहीं देखिए, अब धर्मांतरण हो गया तो ये लोग, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से तो भले ही मुस्लिम बन गए, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम बन गए, लेकिन जो इनकी भाषा थी, भाषा तो इनका धर्मांतरण नहीं हो सकता है ना। भाषा तो इन क्षेत्रों में, ईरान के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग थे, उनकी भाषा यहाँ पे ध्यान रखिएगा फारसी ही थी। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में जो भी शासक आया, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो भी शासक आ रहा है, भले ही वो शासक दूसरे जगह से आ रहा है, चाहे वो तुर्क ही क्यों ना हो, लेकिन इन क्षेत्रों में जब आ रहा है तो यहाँ की बहुसंख्यक जनता उस फारसी भाषा को बोल रही है। और अगर किसी शासक को किसी बड़े क्षेत्र पे या फिर एक विविधता वाले क्षेत्र पे अगर उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना है, वहाँ के लोगों के से अटैच होना है, तो वहाँ उनकी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। ये चीज़ मुग़लों के संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि मुग़ल जो लोग भारत में आया, उनकी भाषा तुर्क थी, लेकिन कैसे उन तुर्क लोगों ने यहाँ का धीरे धीरे फारसी, उर्दू और हिंदी को धीरे धीरे एडॉप्ट करके भारतीय साम्राज्य में या फिर भारत में एक बहुत लंबे समय तक शासन प्रशासन को चलाया। इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मैं मैप में दिखाता हूँ यहाँ पे कि मुस्लिमों का किस प्रकार से यहाँ पे उदय हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं, यही जो खलीफा का जो पद होता था, खलीफा का पद शुरुआत में मदीना तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति की अवधारणा हुई, खलीफा का पद आगे चल के देखेंगे एक उम्मयद वंश आ जाएगा, दमिश्क में चला जाएगा, और आगे चल के यही जो खलीफा का जो पद का जो, ठीक है, स्थान है, बिल्कुल बगदाद में चला जाएगा। आपको समझना है, बगदाद में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बीच में रहेंगे, ठीक है, बीच में रहेंगे, सेंट्रलाइजेशन में आप बीच में रहेंगे, तो आप पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी साम्राज्य का विस्तार करिए, एक शानदार तरीके से आप चला सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अब जो खलीफा का जो स्थान है समय के साथ चेंज हो रहा है, चाहे मदीना से दमिश्क हो, चाहे दमिश्क से वो बगदाद हो। अब आपको यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, समझने का थोड़ा प्रयास करना है, देख पा रहे हैं। अब यही है, देखिए यहाँ तक काबुल तक आ गया, समझ रहे हैं ना, काबुल, इधर ईरान, अफगानिस्तान तक यहाँ पे जब इस मुस्लिम एम्पायर का जब यहाँ पे कंट्रोल हो गया,
तो एक बड़ा ठीक है शानदार कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइए कि ससानी वंश को उसने घोट लिया, अर्थात इसको अपना कंट्रोल में कर लिया। अब होता क्या था, तो देखिए मुस्लिम जो खलीफा था, ध्यान से देखते चलिए, मुस्लिम जो खलीफा था बिल्कुल केंद्र में था, और जो भी साम्राज्य जिस क्षेत्र में जीता जाता था, ठीक है, वो साम्राज्य अगर इसके अंडर कंट्रोल में हो जाता था, तो वहाँ का जो भी योग्य शासक होता था, जिसने उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होता है, ठीक है, उस शासक को ध्यान रखिएगा, उस माने साम्राज्य का उसको शासक बना दिया जाता था। लेकिन वो शासक बिल्कुल ही खलीफा के अंडर कंट्रोल में रहता था, अर्थात वो मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा हो जाता था। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस खलीफा के अंतर्गत बहुत सारे शासकों की लिस्ट आपको दिखाई देगी। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अब तुर्कों से लिंक करने का प्रयास करता हूँ कि इसी समय आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इधर, ठीक है, मध्य एशिया हो गया, ठीक है, या फिर इधर तुर्की तक, इधर ये देख पा रहे हैं ब्लैक सी है, ये है मेडिटेरियन सी, इन सारे ही एरियाओं में देखेंगे तो जो आदिवासी नेचर से बर्बर लोग जो ग्रसित थे, इधर ही लोग बसता था, ध्यान रखिएगा, तुर्क लोग बसता था, ठीक है। अब तुर्क लोगों को इन मुस्लिमों के द्वारा धर्मांतरण करवाना यहाँ पे शुरू कर दिया गया, और इनिशियल वे में उनका धर्मांतरण करवाया गया, और वे लोग बिल्कुल ही अरबों के नज़दीक आ गए, उनको दास बनाया गया। इसीलिए उनका जो धर्म है पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, वो लोग सुन्नी धर्म को मानने लगे। इसीलिए तुर्की लोग जो भी हैं अभी तक, ठीक है, सुन्नी धर्म को ही मानते हैं। इस चीज़ को आप लोग बखूबी आपको समझना होगा। अब यहाँ पे इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा यहाँ पे एक बार और अपने दिमाग पर जोर डालने का प्रयास कीजिए कि यही जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का जो हमारा आज के क्लास से जो संबंध है, यहीं पे एक आएगा, ठीक है, समीद वंश करके आएगा। इस समीद वंश का जो संबंध है, ठीक है, आज के जो मैं बता रहा हूँ इस क्लास से है। इसी एरिया में ध्यान रखिएगा एक वंश आएगा समीद वंश, और इसी का संबंध होगा उस गजनी वंश से होगा। कैसे होगा इसको देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसी एरिया में खलीफा का अगर निवास है, यहाँ पे रह रहा है, तो पूरा का पूरा जो एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये सब मुस्लिम एम्पायर है, जैसे कि इस बड़े इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब टॉपिक को कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। तुर्क लोग आप देख पा रहे हैं, भाषा इनकी तुर्क है। आधुनिक तुर्क देश के लोगों के अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों में ये लोग मौजूद थे और बिल्कुल ही देखिए जनजातीय प्रणाली से युक्त थे, बर्बर और असभ्य लोग थे। और आगे चल के जब मुस्लिम धर्म आएगा तो उन अरबों के नेतृत्व में इन बड़े ही तुर्क लोगों को, जो कि असभ्य बर्बर थे, तो इनको धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, इनको मुसलमान बना लिया गया। और ये जो मुस्लिम बने बिल्कुल ही सुन्नी मुसलमान बने। इनिशियल वे में ही इन लोगों ने खलीफा को ही माना, खलीफा के प्रति ही अपनी, ठीक है, जो भी है आस्था को प्रकट करने का प्रयास किया। इसीलिए अब ये लोग सुन्नी मुस्लिम कहलाया। अब यहाँ पे जो ये हुआ, ये लोग चूँकि मुस्लिम धर्म में दासों की खरीद फरोख्त यहाँ पे होती रहती थी, तो इसीलिए बहुत सारे तुर्की मुसलमानों को ये लोग, अरबी जो मुसलमान थे, ध्यान रखिएगा, ये लोग दास बना लेते थे अपना। दास का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी मूवी देखा होगा, क्या बोलते हैं, मलिक कफूर का जो नाम आएगा, किस प्रकार से जो दास है, देखिए दास को मुस्लिम धर्म में माने पुत्र से भी अधिक उसको महत्व दिया गया है, क्योंकि दास इतना वफादार होता है कि अपने मालिक के लिए मर भी सकता है, ठीक है, मार भी सकता है। ये किसी से छिपा नहीं था। तो इसीलिए दासों की खरीद फरोख्त यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होती थी। आगे चल के जब मोहम्मद गोरी भी आएगा तो अपने दासों को लेके ही आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका दास ही होगा, बख्तियार खिलजी उसका दास ही होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा अभी पे कि दासों को लोग इतना इम्पोर्टेंस वो लोग क्यों देता था। उम्मीद है कि इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब समझ रहे हैं, अब यहीं से जो देख रहे हैं ये सारे क्षेत्रों से ये लोग निकल के आएगा और जहाँ जहाँ कमज़ोर क्षेत्र पड़ेगा, चूँकि हो गया है लोग मुस्लिम, जहाँ जहाँ कमज़ोर क्षेत्र पड़ेगा अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा। और इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे गजनी की, बात करेंगे हम लोग तैमूरी वंश की, बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बाबर की, अर्थात जो मुगल साम्राज्य की नींव डाला हुआ था। सब ये लोग तुर्क लोग ही था। और ये लोग जैसे ही किसी क्षेत्र को कमज़ोर देखता था तो मार काट में लोग बड़ा तेज होता था और उस क्षेत्र को अपने, ठीक है, अधीन में कर लेता था, अपने कंट्रोल में कर लेता था। उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।
अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलप्तगीन का 961 से 963 ईस्वी, क्योंकि यहीं से गजनी का हमें लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही दो जो था यहाँ पे समिद डायनेस्टी करके यहाँ पे हुआ करता था। अल्पतिगी का अर्थ होता है बहादुर राजकुमार होता है, और ये तुर्क जाति का था। और तुर्की जाति का शासन व्यवस्था आपको पता है बिल्कुल ही जनजातीय प्रणाली से युक्त होती थी। ये पहले बुखारा और खुरासान के जो सामानी जो साम्राज्य का, ठीक है, ये सरदार हुआ करता था। अर्थात इतना बड़ा जो देख रहे हैं सामानी जो डायनेस्टी देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, सामान्य जो डायनेस्टी देख रहे थे इसी का ये ध्यान रखिएगा सरदार हुआ करता था। और उस समय बिल्कुल ही यहाँ पे होड़ मची होती ही थी खलीफा के अंडर कंट्रोल में कि जिस पे जितनी क्षमता है अपने बाहुबल के दम पे तुम कितना भी बड़ा साम्राज्य बना लो, डजंट मैटर, लेकिन तुमको रहना है खलीफा के अंडर कंट्रोल में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 932 ईस्वी में कह रहा है कि यह अलग होकर अर्थात अल्पगिन अलग हो गया और देखा कि गजनी, यहीं पे एक गजना जो क्षेत्र है बहुत कमजोर, ठीक है, इसी इलाके में वहाँ पे एक लिविक नामक शासक रहता था और उसी को जाके उसने हटा दिया और एक नया वंश का नींव डाला जिसका नाम है गजरमी साम्राज्य। प्रश्न पूछा जाता है गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो किया गया है, ध्यान रखिएगा, अलप्तगिन के द्वारा किया गया है। अब इसका विस्तार की बात करें तो देख पा रहे हैं बिल्कुल इधर अमूर दरिया देख रहे हैं ना, यही है अरल सी, ये हो जाएगा कैस्पियन सागर, ये हो जाएगा ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये हो जाएगा रेड सी, ये हो जाएगा, ठीक है, पर्सियन गल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा अरेबियन सी। तो पूरा पूरा आपको, ठीक है, जियोग्राफी में भी थोड़ा ध्यान देना है, ये नहीं कि बिल्कुल आपका हाथ टाइट हो, थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया यहाँ पे मौजूद है। तो यहीं पे है अरल, ठीक है, अरल सी में जो अमूर दरिया और सिर दरिया जो नदी गिरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने बड़े क्षेत्रों में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। देख पा रहे हैं अमूर दरिया से सिंध नदी क्षेत्र से दक्षिण में अरब सागर तक, यहाँ पे ये था पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, ये जो साम्राज्य था, ठीक है। मैंने इसका जो साम्राज्य हुआ आगे चल के होगा गजनवी साम्राज्य की जब यह स्थापना करेगा। 965 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैंने दासों को कॉन्सेप्ट को लेकर बताया हुआ था कि हर एक शासक दास रखता था। अलप्तगिन ने भी, ध्यान रखिएगा, अलप्तगिन ने भी कुछ दासों को रखा हुआ था। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका साम्राज्य है गजनवी एम्पायर। देखिए बिल्कुल ये अमूर दरिया, सिर दरिया से लेकर सिंधु नदी का देख पा रहे भारत का जो मैप है, ठीक है, इधर नीचे आपको बिल्कुल अरब सागर तक फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दासों को लेके, इसके शासन काल का जो अंत हो रहा है 963 ईस्वी में इसका पुत्र था इसाक, बेचारा, ठीक है, शासक बना और 965 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से अल्पतेगिन के दास थे। ये दास 3 इंपॉर्टेंट दास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलगेतेगिन, बोरीतेगिन और यहाँ पे है सुबुक्तगिन। अब इसमें इन दोनों को याद नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसको ध्यान देना है सुबुक्तगिन। यही सुबुक्तगिन, ध्यान रखिएगा, इस अल्पतेगिन का बहुत ही योग्य दास हुआ करता था और योग्यता के साथ साथ आगे चल के वो अल्पतेगिन ने अपनी बेटी का इससे विवाह भी कर दिया, अर्थात इसका वो दामाद भी बन गया। किसका? अल्पतेगिन का दामाद बन गया सुबुक्तगिन। अब यही जो सुबुक्तगिन है अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से धीरे धीरे उस गजनी के क्षेत्र को जिसकी नींव अलप्तगिन ने डाली हुई थी उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। देख पा रहे हैं सुबुक्तगिन 977 से लेके 997 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। अल्पतगिन एक दास था, गजब का इसमें प्रतिभा था। इसी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए अलप्तगिन ने इसको अपना दामाद बना लिया, ध्यान रखिए, अपना बेटी से विवाह कर दिया। 977 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही इसने एक उपाधि धारण की जिस उपाधि का नाम है अमीर उल उमरा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर उल, ठीक है, उमरा की उपाधि किसने धारण की, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे सुबुक्तगिन। अब देखिए क्या हो रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, ठीक है, यही होगा, मैंने तुर्क शासक यही होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम होगा सुबुक्तगिन। आक्रमण कहाँ करेगा? तो उसी समय ध्यान रखिएगा 986 ईस्वी के आसपास, वहीं जो पंजाब का एरिया है, पाकिस्तान का जो एरिया है, उस समय जयपाल नाम का, ठीक है, शासक हुआ करता था। उसी का शाही वंश का था, ध्यान रखिएगा, शाही वंश का जयपाल का जो क्षेत्र हुआ करता था उन्हीं क्षेत्रों पे आक्रमण किया और जयपाल को पहली बार जो पराजित किया
इसी सुबुक्तगीन के द्वारा पराजित किया गया। और जयपाल का जो राज्य हुआ करता था उस समय, बिल्कुल ही देखेंगे तो उस समय ठीक है जलालाबाद और कश्मीर से लेकर मुल्तान तक कुछ इस टाइप का इसका ठीक है एरिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था जयपाल का राज्य और इसको पराजित किसने कर दिया, तो सुबुक्तगीन के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया 986 में। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार तुर्क आक्रमणकारी कौन था, उसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सुबुक्तगीन। किसको पराजित किया, जयपाल को पराजित किया। अब इस जयपाल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि गजनवी वंश और इस जो हिंदू शाही वंश आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन दोनों के बीच दुश्मनी मौजूद रहेगी और इसमें अंततः बेचारा जयपाल ठीक है मारा भी जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे महमूद गजनवी 998 से लेके 1030 ईस्वी के बीच। चूँकि अब सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात अब उसका जो पुत्र होगा महमूद गजनवी ही आएगा। और महमूद गजनवी को आप देख पा रहे हैं, सबसे इसका इम्पोर्टेंट यही है, भारत को 17 बार लूटने वाला क्रूर शासक यही है महमूद गजनवी। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसका उपनाम था जबूली। जबूली क्यों था, तो इसकी जो माता थी जुबलिस्तान की थी, अफगानिस्तान के जस्ट ठीक है पास ही में एक जगह था जिसका नाम था जुबलिस्तान। बहुत ही धनवान ठीक है महिला थी, धनवान घर से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया, ध्यान रखिएगा, जुबली। पिता का नाम देख पा रहे हैं सुबुक्तगीन ही है, अभी ऊपर आप लोगों ने देखा। इसका भाई है इस्माइल, इसका भाई इस्माइल है गजनी के ठीक है राजगद्दी पे यहीं बैठा हुआ था इस्माइल। लेकिन मुस्लिमों में आपको पता है कि हमेशा ही गद्दी को लेके गला काट प्रतियोगिता होता ही रहता है। इसको महमूद गजनवी के द्वारा अपदस्थ करके अपने भाई इस्माइल को ठीक है खुद ही अपने गद्दी पे बैठ गया, अर्थात ये पूरी तरीके से अपना राज तिलक करवा लिया 1002 ईस्वी में। अब समझिए तुर्क है, ध्यान रखिएगा तुर्क है, तो इसका जो धर्म होगा ये सुन्नी मुसलमान ही होगा। अब उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चल के देखिए, भारत पर एक आक्रमण किया, 17 आक्रमण किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक इतिहासकार हैं हेनरी एलियट के द्वारा बोला जा रहा है कि 17 बार इसने भारत पे अटैक किया हुआ था। इसका दरबारी इतिहासकार होगा उतबी होगा, और सिर्फ उतबी ही नहीं होगा बल्कि देखेंगे कि और भी नाम आएगा, जिससे अलबरूनी का नाम आएगा, फिरदौसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक काफ़ी ही एक पढ़ा लिखा एक योग्य शासक के रूप में महमूद गजनवी का चित्रांकन किया जाता है। लेकिन चूंकि इसने भारत के खिलाफ कुछ ऐसा स्टेप लिया, खासकर भारत के मंदिरों के खिलाफ, जिसकी वजह से इतिहास ठीक है इतिहास में इसका नाम बिल्कुल ही एक ठीक है मूर्ति भंजक के रूप में, मूर्तियों को तोड़ने वाला शासक के रूप में जाना जाता है, अर्थात एक असहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। इसी का हिंदू सेनापति था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था तिलक। ध्यान रखिएगा तिलक, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी के सेनापति का ठीक है हिंदू सेनापति का नाम क्या था, तो उसका नाम हो जाएगा तिलक। बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं। आगे चल के देखिए क्या होगा। तो इस गजना जो क्षेत्र था, इसी गजनवा क्षेत्र से चूंकि अब साम्राज्य विस्तार तो करना था, सुबुक्तगीन ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ पे आपको मतलब कोशिश करना है कि अब ये जो क्षेत्र अगर फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्वतंत्र है। ये क्षेत्र बिल्कुल ही उस खलीफा के अंडर कंट्रोल ही में था। खलीफा के बाहर जाएगा तो पूरी तरीके से ठीक है मार गिरा दिया जाएगा। तो ये इसी से आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो बगदाद का जो खलीफा था, जो आपको पता है खलीफा का पद पहले मदीना में था, आगे चल के दमिश्क में हुआ और फिर यहाँ पे अब बगदाद में आ गया। तो उस समय बगदाद का खलीफा हुआ करता था अल कादिर बिल्ला। ध्यान रखिएगा, अल कादिर बिल्ला। इसी ने इसको सम्मान का ठीक है चोगा दिया, इसको उपाधि दिया। अब समझने का प्रयास कीजिए। पहला उपाधि दिया इसको महमूद गजनवी को यामीन उद दौला, अर्थात तुम साम्राज्य का पूरा दाहिना हाथ हो। तो यहाँ से आप देखेंगे इधर ठीक है, तो साम्राज्य का जो ठीक है ये जो हाथ है ये राइट साइड ही है, पूरा में ही है, तो दाहिना हाथ हो गया। दूसरा उपाधि क्या दिया कि देखो तुम यामीन उल मिल्लत हो, अर्थात मुस्लिमों का तुम संरक्षक हो पूरे के पूरे। ठीक है, ध्यान रखना। और चूंकि इसकी सीमा बिल्कुल ही भारतीय सीमा से लगती थी, अब उस खलीफा को ये अवसर मिल गया कि भाई तुम अपना साम्राज्य विस्तार करो, यहाँ पे रुकना नहीं है तुमको। और उसी लिए उसने पहला सुल्तान की उपाधि, पहला भारतीय सुल्तान की उपाधि
इसी महमूद गजनवी को यहाँ पे दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला जो सुल्तान इसी महमूद गजनवी को दाना जाता है, इसको सुल्तान की उपाधि भी यहाँ पे दिया गया। और ऐसा माना गया कि जब इसको सुल्तान की उपाधि मिली तो महमूद गजनवी ने प्रण कर लिया कि मैं हर साल भारत पे अटैक करूँगा। अटैक करने के पीछे कारण क्या था? तो एक तो हमें धन दौलत लूटना है, और दूसरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे खलीफा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा है और यहाँ पे एक सुल्तान है, और मुस्लिम धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरवाद पे बल दिया जाता है, एक ईश्वर पे बल दिया जाता है, और मुस्लिम धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। इसीलिए ऐसा मानना था कि इस खलीफा के अंडर कंट्रोल में जब ये आया सुल्तान महमूद गजनवी, तो इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो गया कि भाई मूर्ति पूजा को हमें हर हाल में रोकना है, ख़त्म करना है। इसीलिए आगे चल के वो ठीक है, हिंदू मंदिरों को भी टारगेट बनाना शुरू कर देगा। अन्य उपाधि के रूप में देखा जाए तो गाजी भी बोला जाता है इसको, बहुत लड़ाकू था, पूरे ज़िंदगी में अपना लड़ता रह गया। और इसके साथ साथ इसको बुत सिकन भी बोला गया, अर्थात मूर्ति भंजक। बहुत सारे मूर्तियों को भी भारत में तोड़ा, चाहे हम लोग सोमनाथ मंदिर की बात करें, मथुरा की बात करें, थानेश्वर के मंदिरों की बात करें, ऐसे बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ा, लूटा, इसीलिए इसको बुत सिकन भी बोला गया। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में अपने सीमावर्ती जो नगर में, ठीक है, पंजाब में किया था, ध्यान रखिएगा, पंजाब में ही किया था, जयपाल के क्षेत्रों में। अंतिम आक्रमण ये करेगा जाटों और खोखरों के खिलाफ। जब ये माना जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था तो सिंधु नदी के आसपास जाटों और खोखरों ने घेर लिया और उसको लूटने का प्रयास किया, और उसी का बदला लेने के लिए अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण करेगा, वो जाटों और खोखरों के विरुद्ध करेगा। फाइनली इसकी मृत्यु हो गई 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके मृत्यु तक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बहुत बड़े एरिया को महमूद गजनवी के द्वारा कवर कर लिया गया। इस एरिया में पूर्वी ईरान था, अफगानिस्तान था, मध्य एशिया का क्षेत्र था, और इसके अलावा पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत। अभी इतना बड़ा जो एम्पायर है आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा यही है गजनवी एम्पायर, ध्यान रखिएगा। और ये गजनी एम्पायर किसके अंडर कंट्रोल में है? तो मुस्लिम एम्पायर, अर्थात ये पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, खलीफा के अंडर कंट्रोल में, ध्यान रखिएगा, खलीफा के अंडर कंट्रोल में पूरा का पूरा गजनवी एम्पायर यहाँ पे कार्य कर रहा है। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको देखिए फारसी भाषा का पुनर्जागरण भी माना जाता है। फारसी भाषा क्यों? मैंने बताया था तुर्क था सब, ये लोग तो ऊपर से आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इस अफगानिस्तान ईरान के क्षेत्रों में जब स्टेबलाइज हुआ तो वहाँ के लोगों की भाषा फारसी थी। यही चीज़ मैंने समझाने के लिए शुरू में इतना समय लिया कि देखिए उस क्षेत्र में इनिशियल वे में ही फारसी भाषा है। अंग्रेज कितना सब आया, भारत में आया, इंग्लिश थोपने का प्रयास किया, क्या भारत में इंग्लिशकरण हुआ? ऐसा तो नहीं है। भारत में जो पहले से भाषाएं बोली जा रही थी, हिंदी आज भी बोली जा रही है, क्षेत्रीय भाषाएं उस समय थी आज भी बोली जा रही है, ठीक है। एक इंग्लिश आया मैकाले के द्वारा, देखिए लगभग 1835 के आसपास ही आया, उड्स डिस्पैच का उसको, ठीक है, पूरी तरीके से ऑथेंटिकेशन भी मिल गया, लेकिन क्या पूर्णतः अभी भी देखिए 300 साल हो गए, क्या पूरी तरीके से भारत में इंग्लिश लागू हो पाया या फिर भारतीय लोग सीख पाए? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फारसी भाषा का पुनर्जागरण के रूप में आया, क्योंकि अब इसके द्वारा या फिर इसके जो भी दरबारी कवि हुए हैं उन कवियों के द्वारा फारसी भाषा में ही जो भी, ठीक है, बुक लिखा गया, साहित्य लिखा गया, उन फारसी भाषा में ही लिखने का प्रयास किया गया। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण। पहला कारण है, प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्ति लूटमार। किस लिए धन प्राप्ति लूटमार किस लिए? तो उसको क्या करना था? साम्राज्य विस्तार करना था, क्योंकि खलीफा के अंडर कंट्रोल में था और खलीफा का कोई रोक टोक वहाँ पे नहीं था। अगर आप में क्षमता है, तलवार पे अगर, ठीक है, धार है, दम है, बाहुबल में दम है, तो अपने साम्राज्य को फैलाओ, कितना भी फैलाओ, डजंट मैटर, लेकिन तुम्हें रहना है खलीफा के अंडर कंट्रोल में ही। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया में और ऊपर तक के करना चाहता था, और उसके लिए बहुत अधिक धन चाहिए था, और वो धन भारत से ही मिलता, क्योंकि उसको समझ में यहाँ पे आ गया था, ठीक है, कि अगर मैंने भारतीयों को लूटा नहीं, संगठित उनको नहीं किया, तो उनकी सीमा जो थी बिल्कुल, देखिए, पंजाब हो गया, उसके बाद से उधर अफगानिस्तान ईरान ही हो गया, तो फिर से उनको मौका मिल जाएगा, क्या पता वे हम पे आक्रमण कर दें।
इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित करने का अवसर इसने नहीं दिया। लगातार लगातार ध्यान रखिएगा 17 बार उसने आक्रमण किया है, ध्यान रखिएगा। तो 17 बार आक्रमण का मतलब कि भारतीय राजाओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्बी के अनुसार बोला गया है कि बुद्ध, ठीक है, परस्ती या बुद्धसिकन बोला गया, अर्थात इसने जो खलीफा से अपना संबंध जोड़ा हुआ था उसको लेके बोला गया कि मुस्लिम धर्म में मैंने बताया कि एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की जो परिकल्पना आई है कि बिल्कुल मूर्ति पूजा को रोकना है, जो भारत में खासकर हिंदू धर्म में उस, ठीक है, ब्राह्मण धर्म में जो चल रहा था मूर्ति पूजा, हर हाल में उसको रोकना था और उसके जगह पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और इस्लाम का प्रचार प्रसार का मतलब कि यहाँ पे है एकेश्वरवाद, ध्यान रखिएगा, एकेश्वरवाद। अब यही उसका देखिए सिलसिला शुरू हो गया। लगातार उसने भारत पे 17 बार जो आक्रमण किया, वो आक्रमण कहाँ से कर रहा है, थोड़ा उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वो आक्रमण कर रहा है, देखिए यहाँ पे गजनबी के भारतीय जो आक्रमण हो रहा है, बिल्कुल जो है वो आक्रमण खैबर दर्रा, खैबर दर्रा की भौगोलिक लोकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा पाकिस्तान की सीमा लाइन, ये हो जाएगा अफगानिस्तान का। और यही जो एरिया है देखिए हिंदुकुश की जो पहाड़ियाँ हैं, अब वो हिंदुकुश की पहाड़ियाँ भेद तो नहीं रही थी, सिकंदर भी उसी खैबर दर्रे से होके ही भारत पे अटैक किया हुआ था। इस चीज़ को समझिए, जो भी ये पासेज है, ये पासेज पहाड़ों में बिल्कुल ही उस सुरंग की तरह कार्य करता है जिससे कि दो क्षेत्रों को, ठीक है, बिल्कुल जोड़ देता है, लोग आवागमन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब इसी खैबर दर्रे से भारत में लगातार यहाँ पे आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और ये आक्रमण होगा 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। अर्थात जब से महमूद गजनवी राजगद्दी संभाला और जब तक वो मर नहीं गया तब तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया ही किया। लेकिन इसके अलावा वो मध्य एशिया में या फिर अपने पश्चिमी अभियान को जारी रखा। माने एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो पूरी तरीके से पूरब में पश्चिम में बेचारा युद्ध करते 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 बेचारा मारा गया। आगे चल के, ठीक है, वैसे ही तो औरंगजेब के साथ होगा। औरंगजेब पूरा उत्तर से दक्षिण में चीज़ों को बेचारा मैनेज करते करते करते, ठीक है, बेचारा मर गया। तो समझना इस चीज़ को, ठीक है, 17 बार आक्रमण। अब कैसे 17 बार कहाँ कहाँ आक्रमण कर रहा है इसको मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रथम आक्रमण देखिए, इसमें मैंने सीक्वेंस से किया हुआ है, क्योंकि 1 से लेके जो 17 आक्रमण एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ों को, ठीक है, मैंने इस टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए मैं 17 बार आक्रमण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और उसमें से कम, ठीक है, 7-8 ऐसे आक्रमण है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कोशिश करूंगा कि 17 मैं बता दूं, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट है मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि इससे आप लोग, ठीक है, करके जाइए। एग्जाम में वहीं से प्रश्न जनरली पूछा जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कहाँ कहाँ आक्रमण किया है और बिल्कुल लिंक भी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। प्रथम आक्रमण देखिए यहाँ पे करेगा, वही था ये पंजाब का सीमावर्ती जो क्षेत्र था, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पे। और वो सीमावर्ती नगर, ठीक है, वही था जो शासक था जयपाल का जो क्षेत्र था, जो कभी इसी का जो, ठीक है, पिता था सुबुक्तगिन ने उसको हराया हुआ था। ऑलरेडी एक बार जयपाल यहाँ पे हार चुका था। अब दोबारा देखिए उसी के सीमावर्ती नगरों को, ठीक है, लूटा उटा। यहाँ पे है गजनी एम्पायर, बहुत ही नज़दीक है, देखिए यही है हिंदू शाही, दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग, ठीक है, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाए। देखिए यहाँ पे ये है गजनवी एम्पायर और ये है यहाँ पे हिंदू शाही, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये यही है हिंदू शाही। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। वो क्या रहा है, तो यहाँ पे कुछ दुर्गों पर अधिकार किया और वापस, ठीक है, गजनी लौट गया। अब दूसरा आक्रमण इंस्टेंट होगा, इसी पे जयपाल के क्षेत्रों पे होगा। टाइम पीरियड नहीं देखना 1001 में 1002 में, चूँकि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको पहला दूसरा देखते चलना है। दूसरा आक्रमण यहीं पे होगा पेशावर पे, जो कि पंजाब की उस समय राजधानी थी। उस समय उसका नाम था वहिंद या फिर उदानपुर था। देखिए इसमें क्या होता है, तो हिंदू शाही वंश का जो शासक था जयपाल, डायरेक्ट इसी पे अब महमूद गजनवी ने अटैक कर दिया। ये लड़ा भी पेशावर के निकट, लेकिन जयपाल पराजित हो गया। पराजित होने के बाद ऐसा माना जाता है कि इसके सगे संबंधियों को इसके साथ जेल में डाल दिया महमूद गजनवी ने इन सबको। और इसकी जो राजधानी थी वह हिंद उदानपुर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया।
और तो और लास्ट में जेल में डालते हुए ठीक है कुछ हाथियों के साथ कुछ ठीक है जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उसके साथ इसको छोड़ भी दिया। बेचारा देखिए 3 बार 2 बार ये पराजित हो गया उन गजनबियों से। और ये है जयपाल, ध्यान रखिएगा, ये है जयपाल, ये है हिंदू शासक। अपने आन बान शान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस अपमान को सह नहीं पाया और इसने ठीक है अपने पुत्र को शासक बनाते हुए अपने आप को ठीक आत्मदाह कर लिया। शरीर पे ही बेचारा पूरी तरीके से आग लगा के मर गया। सोचिए अब इसका जो पुत्र होगा ये होगा आनंदपाल गद्दी पर बैठा। अब सोचिए आनंदपाल गद्दी पर बैठा और इसके पिता मारा गया महमूद गजनबी के कृत्यों की वजह से। क्या आनंदपाल कभी भी महमूद गजनबी से सोचिए गठजोड़ कर पाएगा, उसके साथ सामंजस्य बैठा पाएगा? इसको तो देखते ही ठीक है इसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला लहर उठ पाएगी। तो समझना है चीज़ों को। अब इसी आनंदपाल को लेकर ठीक है इसका पुत्र भी आएगा त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल का पुत्र भी आएगा भीमपाल। ठीक है काफ़ी सारे 3-4 पीढ़ियाँ बेचारा ठीक है उस महमूद गजनबी के समय आप देखेंगे तो बेचारा ध्वस्त होती नजर आएगी। और सबसे बहुत बड़ा जो चैलेंज भी मिला उस महमूद गजनबी को तो इस हिंदू शाही वंश के द्वारा ही मिला। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा आक्रमण 1004 में हो रहा है। देखिए ये हो रहा है उच्च के क्षेत्रों में, उच्च अर्थात उच्च भी बोला जाता है। उस समय राजा बजरा पर किया, क्योंकि जब महमूद गजनबी ने जयपाल के विरुद्ध जब इसने अभियान किया हुआ था तो इसने सैनिक सहायता नहीं किया। इसी के बदले तीसरा आक्रमण उसी के शासन पे ही देख पा रहे हैं ना, ये है उच्च का क्षेत्र और इधर ही था, ध्यान रखिएगा ठीक है हिंदू शाही का क्षेत्र। इसमें बजरा बेचारा पराजित हो गया देख पा रहे, और उस बजरा के क्षेत्रों को उसके राजधानी को निर्दयता पूर्वक लूटा भी। और यहीं से शुरू हो जाता है धर्मांतरण की प्रक्रिया। बलपूर्वक उस उच्च के क्षेत्रों में वहाँ के लोगों को बनाया गया। अब बात करते हैं हम लोग चौथा आक्रमण को लेके। देख पा रहे हैं यहाँ पे चौथा आक्रमण होगा बिल्कुल ये मुल्तान के क्षेत्रों में होगा। और उस समय ध्यान रखिएगा शासक था एक सिया वंश का जो शासक था जिसका नाम था अबुल फतह दाऊद। महमूद ने ठीक है महमूद के आक्रमण से बचने के लिए चला गया बेचारा आनंदपाल के पास। सोचिए आनंदपाल, अब आनंदपाल को मौका मिल गया कि भाई अब महमूद गजनवी को निपटा ही देते हैं। गया भी आनंदपाल भैरा के निकट ठीक है महमूद गजनवी का मुकाबला भी किया, लेकिन बेचारा वो पराजित हो गया। और भाग कर इसको लगा कि भाई अकेले का मेरा मान कर नहीं आनंदपाल, भाग कर ठीक है चला गया राजपूत शासकों का संघ बनाने के लिए। अर्थात अगले आप युद्धों में देखेंगे कि उन राजपूत शासकों का संघ बनाएगा वहाँ पे ठीक है परमार वगैरह चंदेलों का ठीक है पूरा एक गुट बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन फाइनली महमूद गजनवी के सामने वो सब टिक नहीं पाता है और इसने मुल्तान पर ध्यान रखिएगा अधिकार कर दिया चौथा आक्रमण में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होता है कि अब इस देख पा रहे इस आनंदपाल का जो पुत्र होता है सुखपाल, सुखपाल को मुल्तान का ये शासक नियुक्त कर देगा। देखिए क्योंकि सुखपाल ऐसा माना जाता है कि वो महमूद गजनवी के प्रभाव में आ चुका था, चाहे वो डर से आ तो चुका था, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए आनंदपाल का पुत्र है और उसने धर्म ठीक है अपना परिवर्तन कर लिया। अब डर से भय से डजंट मैटर, लेकिन कर लिया और उसने इस्लाम को अपना लिया और उसका नाम नया हो गया सुखपाल से नौसा शाह उसका नाम हो गया। शासक बनने के पश्चात जैसे ही मुल्तान का शासक बना पुनः ठीक है उस पर समझ रहे हैं ना, मतलब एक शासक बन गया, उसको लगा कॉन्फिडेंस आ गया और अपना ठीक है पूरी धर्मांतरण करवा लिया, मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब जैसे महमूद को पता चलेगा वो दोबारा आएगा। अब देखिए एक शासक अपना धर्मांतरण कर रहा है तो तुरंत महमूद गजनवी आ जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इस्लामीकरण को लेकर महमूद गजनवी को सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरा कहना बहुत हद तक सही नहीं होगा। अगर आप ठीक है चीज़ों को समझ रहे हैं जान रहे हैं तो उसको एक ठीक है इस्लाम को प्रमोट करने वाला भी ठीक है उतना ही ठीक है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। देख पा रहे अगला पांचवा आक्रमण आएगा मुल्तान पे ही और सुखपाल को दंड देने के लिए आएगा और उसी को ठीक है सुखपाल ने उसकी अधीनता ठीक है स्वीकार की और इस्लाम धर्म ठीक है दोनों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे त्याग दिया। ठीक है इसको आप लोग सुखपाल ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया और इस्लाम धर्म को ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म ने यहाँ पे हिंदू धर्म को यहाँ पे त्याग दिया। बेचारा
और इसी संदर्भ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुखपाल को पराजित करके बंदी गृह में डाल दिया। सॉरी, इसको थोड़ा ठीक है, लाइन ठीक है, थोड़ा फ्लो में निकल जा रहा है। सुखपाल ने ध्यान रखिया उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और इस्लाम धर्म जो भी अपनाया हुआ था, जो भी उसका नाम था, उसको त्याग दिया और इसके एवज में महमूद गजनबी ने उसको पुनः जेल में डलवा दिया, बंदी गृह में डाल दिया। नेक्स्ट आक्रमण हो रहा है यहाँ पे, छठा आक्रमण ये होगा यहाँ पे पेशावर के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आनंदपाल जो भागा था, उस जो सिया मुसलमान को जो सहयोग देने के एवज में जो भैरा के समीप लड़ाई किया हुआ था, आनंदपाल ने राजाओं के एक संघ बनाया। इसमें उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कलिंचर के जलचरी, कन्नौज के राठौड़ और दिल्ली और अजमेर के चौहान। और बड़े की मजे एक बात कि इसमें पंजाब के जो खोखर जाति के लोग थे, उन लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। लेकिन फाइनली ये बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं कर पाया सब। और इसमें वह हिंद के युद्ध में बेचारा ये पराजित हो गया। अब ये जब पराजित होगा तो भाग के पुनः जाएगा और एक नई राजधानी बनाएगा नंदनपुर। और आगे चल के देखेंगे इस नंदनपुर को भी महमूद गजनवी के द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। इसीलिए हिंदू शाही वंश के शासकों को बहुत हद तक देखिए जो चैलेंज मिला महमूद गजनवी से ही मिला। सातवां आक्रमण इसका हो रहा है, यहाँ पे समझना है आपको, नगरकोट में, कांगड़ा में। चूंकि अभी जो छठा आक्रमण किया हुआ था आनंदपाल के खिलाफ, उसमें बहुत अधिक उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे उसको पता चला नगरकोट कांगड़ा वैष्णो देवी कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना है, अब चल पड़ा वैष्णो देवी के लिए, नागरकोट के लिए चल पड़ा। और कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नगरकोट, जिसका प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, कांगड़ा का प्राचीन नाम ही इसको बोला जाता है। हिंदुओं ने नगरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्र करके रखा था और किसी ने महमूद का सामना नहीं किया, क्योंकि मंदिरों को लेकर वहाँ पे जो भी एक्टिविटी थी भारत में उस समय कि मंदिर को कौन आएगा लूटने। एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, किसी को क्या पता था कि कोई ऐसा भी लुटेरा हो सकता है। और महमूद गजनबी ने नगरकोट में स्थित माना जाता है कि चांदी का जो महल था तोड़कर वहाँ पे उसको उठा के गजनी लेकर चला गया। बहुत देखिए तबाही मचाया है सब। इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा या फिर जो भी भारतीय हिंदू है महमूद गजनबी से इतना हिजर रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आठवां आक्रमण यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुनः मुल्तान पे ही करेगा। दोबारा आक्रमण किया, पहली बार तो किया था, ध्यान रखिएगा, मुल्तान पे। इसमें जो विद्रोही जो शासक था अब्दुल फतह दाऊद को पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब नौवां आक्रमण यहाँ पे देखिए, नौवां आक्रमण होगा बहुत ही फेमस थानेश्वर हरियाणा में। अब यहाँ से माना जाता है कि 9वां-10वां आक्रमण से, चूंकि इतना आक्रमण कर चुका था महमूद गजनवी, उसको बहुत अधिक जितना वो टारगेट किया था उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके साम्राज्य विस्तार में रोड़ा बन रहा था। इसीलिए उसको आइडिया मिल ही चुका था कि भारत का जो धन है पूरी तरीके से, जो भी कीमती धातु हीरे जवाहरात जो है वो तो भारत के मंदिरों में गड़ा हुआ है। और इस चीज़ को बखूबी समझा, अब यहाँ से वो मंदिरों को निशाना बनाना शुरू करेगा। जो भी उसमें भारत में, उत्तर भारत के खासकर जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों को लूटना शुरू किया। और उसी में ये पहला प्रयास है थानेश्वर के हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, थानेश्वर के हरियाणा में वहाँ पे एक मंदिर है चक्र स्वामी मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर है, जाके इसको उसने लूट लिया। थानेश्वर देख पा रहे हैं यहीं पे वर्तमान में, जो हरियाणा का क्षेत्र है। इसी थानेश्वर से एक और शासक का नाम जुड़ा है जिसका नाम है हर्षवर्धन। मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया, किंतु भाई असफल रहा, कोई फायदा नहीं मिला। अब देखिए 10वां आक्रमण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नंदशाह में। अब देखिए हिंदू शासक आनंदपाल जो था, इसी नंदशाह को नया राजधानी बनाया था भाग के, ध्यान रखिएगा, भाग के। आनंदपाल की इसी समय ध्यान रखिएगा मृत्यु हो गई। अब इस आनंदपाल का जो पुत्र था त्रिलोचन पाल, ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन पाल, इसका भी पुत्र था भीमपाल। ये दोनों ही महमूद विरोधी नीति को ये लोग कंटिन्यू करके रखा हुआ था। कोई कैसे इसको माफ कर सकता है, पुत्र का पुत्र है यहाँ पे, उसका विरोधी नीतियों को पूरी तरीके से लोग हावी था महमूद गजनवी के खिलाफ। जैसे ही महमूद गजनवी को पता चला, ध्यान रखिएगा, चल पड़ा इन लोगों के पीछा करने। त्रिलोचन पाल, भीमपाल दोनों ही भाग कर देखिए कश्मीर में शरण ले लिया, राजा संग्राम राज के पास शरण लिया जाके। सब तुर्कों ने नंदशाह में जो भी इसकी राजधानी थी, इसी राजधानी में जबरदस्त तरीके से लूटपाट की। अब 11वां आक्रमण है,
ध्यान से देखते चलिए, ये होगा कश्मीर में। कश्मीर में त्रिलोचन पाल के पुत्र, ठीक है, भीमपाल के विरुद्ध जो कश्मीर पर शासन कर रहा था, इसमें बेचारा भीमपाल पराजित हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं 12वां और 13वां आक्रमण। चूंकि एक साथ ये आक्रमण कंटिन्यू रूप से हो रहा है 1018-19 ईस्वी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने इसको, ठीक है, इंडिकेट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। आप लोग ध्यान से देखते चलिए। ये होगा यहाँ पे देख ही पा रहे, मथुरा व कन्नौज में। ऐसा माना गया कि अभी तक जो महमूद गजनवी था, भारत के जो भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से ये चला जा रहा था इधर, लेकिन अब पहली बार वो गंगा घाटी के क्षेत्रों में प्रवेश किया था। और इसमें कन्नौज बहुत ही फेमस नाम है, क्योंकि आपको पता है कि कभी इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था इधर, ठीक है। गुर्जर पाल प्रतिहार थे, इधर पाल वंश था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पांस, नीचे राष्ट्रकूट, इन तीनों को लेके देखिए किस प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों ही बेचारा सब धीरे धीरे कमजोर हो गया, इनके साम्राज्य का पतन हो गया। अब इसी कन्नौज पे अब नज़र गड़ाया हुआ है, और उसी कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में ही, चूँकि पूरा मथुरा वाला जो क्षेत्र है, गंगा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे पहली बार मुस्लिम आक्रमण होगा। इसमें भारतीय साम्राज्य की प्रमुख जो राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, यहाँ पे सोच रहे कितना ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इसको समझिए, कभी देखिए मगध भारतीय साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुआ करती थी, बिल्कुल ये जो गैंगेटिक प्लेन है, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश में आ गई, धीरे धीरे शिफ्ट होकर इधर दिल्ली की तरफ आ गई। तो चीज़ों को समझना है कि समय के साथ किसी भी स्थान का जो, ठीक है, पॉपुलरिटी है, समय के साथ कम भी होता है, बढ़ता भी है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है, किस स्थिति में है। ऐसे तमाम सारे जो फैक्टर हैं उसको प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय साम्राज्य की देखिए प्रमुख राजधानी उस समय कौन थी? कन्नौज थी। और उस समय का शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम था राज्यपाल। जैसे ही सुना कि महमूद गजनवी हम पे अटैक कर रहा है, बेचारा बिना युद्ध किए भाग गया। सोचिए, बिना युद्ध किए भाग गया। और यहीं पे माना जाता है कि अब कन्नौज पे आक्रमण करते हुए मथुरा पे आक्रमण किया। 13वां आक्रमण माना जाता है कि वृंदा पर किया। अब सोचिए, वृंदावन, मथुरा, ये ऐसे भारत के हमेशा से धार्मिक क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, ब्रिजवासी कृष्ण भगवान का वहीं पे जन्म हुआ है। एक से एक बड़े जो भव्य मंदिर वहाँ पे बने हुए थे, उन सारे ही मंदिरों को इतना यहाँ पे लूटा, अपार धन प्राप्त किया। इसी संदर्भ में उत्बी बोलता है, उत्बी उसका दरबारी कवि था, कि जो मथुरा का जो वैभव था बिल्कुल ही यहाँ पे स्वर्ग के समान था। और इसी मथुरा को उत्बी के द्वारा बोला गया हिंदुओं का बेथलहम। बेथलहम कौन? जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, वहीं पैलेस्टीन के क्षेत्र में, इजराइल के क्षेत्रों में, मैंने जो भी क्षेत्र है वहाँ पे। और यहाँ पे चूँकि मथुरा में जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, इसीलिए बोला गया हिंदुओं का बेथलहम। कुल मिला के देखिए कितना ये लूटपाट करके मचा के जा रहा है। और मार्ग में सभी दुर्गों को जीतते हुए ये नीचे की तरफ आएगा इधर, ठीक है, जो बुलंदशहर का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उधर की तरफ जाएगा। और वहाँ का शासक होगा एक यदुवंश का कुलचंद। पहले तो उसका, ठीक है, सामना करेगा, लेकिन लगेगा कि हम पराजित हो रहे हैं, तो अपने पत्नियों को माना जाता है कि एकदम गला काट दिया कि भाई कहीं महमूद गजनवी इसका शोषण ना करे, और अपने आत्महत्या कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जो शासक हैं अपनी आन बान शान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। इसमें, ठीक है, इस इतिहास में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 14वां आक्रमण 1019 से 20 के बीच होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होगा कालिंजर का अभियान। देखिए कालिंजर का अभियान यहाँ पे क्या हुआ था। इसमें एक चंदेल शासक था विद्याधर। विद्याधर को लगा कि जो भी महमूद गजनवी नीचे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि उसने, ठीक है, जो जयपाल था, ध्यान रखिएगा, जयपाल नहीं, मैंने क्या, राज्य जो पाल था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था कन्नौज में, अगर उसने वहाँ पे अगर उसको रोक लिया होता तो नीचे नहीं आता। चलो रोक नहीं भी लिया होता, एक राजपूत शासक होने के नाते बिना युद्ध किए डर के मारे भाग गया, तो राजपूतों में बहुत बड़ा कलंक लग गया। सोचिए इस चीज़ को। इसी को ध्यान में रखते हुए चंदेल शासक जो विद्याधर था, हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया, जैसे कभी आनंदपाल बनाया हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि कन्नौज के शासक राज्यपाल को हर हाल में दंड दिया जाए। और इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, राजपूत शासक जो भी था राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी गई।
इस हत्या से बेचारा फिर से बिलबिला उठा महमूद गजनबी और गजनबी दंडित करने के लिए लगा खोजने विद्याधर को कि कहाँ है। ठीक है, हमारे खिलाफ इस तरह की रणनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ गया गजनबी दंडित करने के लिए और इसी क्रम में माना गया कि विद्याधर की सेना पराजित हो गई थी। रात हो गया, माना गया कि विद्याधर भाग गया जहां भी गया। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और ये बिल्कुल ही जो कलिंजर अभियान है अनिर्णित रहा, मैंने अनिर्णित, इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा महमूद गजनबी के आक्रमण के दौरान, ठीक है, कौन सा अभियान अनिर्णित रहा, तो हो जाएगा करेक्ट उत्तर कलिंजर अभियान। ठीक है, विद्याधर भाग गया, परिणाम इसका नहीं निकला और संपूर्ण राज्य में यही एक लूट मार करना ये सब आम बात था, उस समय खूब किया था, जबरदस्त। उसके बाद से यही बात करते हैं हम लोग 15वां आक्रमण। देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये सारा का सारा आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में करेगा। और पंजाब का जो प्रशासन है, अभी तक भारत के राजनीतिक गतिविधियों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे तो आके प्रशासन को ही अपने हाथ में ले लेगा। और वहाँ पे जो भी शाही सिक्के जो चलाया जा रहा था, खासकर उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह था, घुड़सवार तथा नंदी चिन्ह का, जो पहले से यहाँ पे प्रचलित करवाया जा रहा था। ठीक है, उसको भी अपना लिया और उसी सिक्कों में क्या किया, तो अपना अव्यक्त मेकम अवतार महबूद यहाँ पे खुदवा लिया। और वह भी वर्तमान में, ठीक है, उसी सिक्के को दिल्ली वाले सिक्के के नाम से जाना जाता है और उसका वजन तौला गया है 56 ग्रेन हुआ है। तो जो भी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसको आप लोग ध्यान से देख के जाइए एग्जाम में। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं 16वां आक्रमण। यही एक ऐसा आक्रमण है जिसने पूरे भारतीयों को एकदम हिला के रख दिया। अर्थात पूरी तरीके से ये इतना बड़ा पवित्र जो स्थान जो, ठीक है, आज भी है, मौजूद है, किस हद तक इसको डैमेज किया। अब यहाँ पे आप देखने का प्रयास करिए। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, यही है सोमनाथ मंदिर जो शिव का मंदिर है। यही गुजरात का जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है, यहीं पे मौजूद है सोमनाथ मंदिर। यहीं पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो माना गया कि सोमनाथ मंदिर में इतने सारे अपार संपत्ति मौजूद था। बिल्कुल देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे खंबात की खाड़ी के जस्ट किनारे आपको मिल जाएगा, समुद्र तट पर, अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। क्योंकि अब ऐसे महमूद गजनबी आ रहा है इधर इधर इधर, यहाँ तक तो आ ही चुका था। अब इसको लगा कि इधर जाने में क्या दिक्कत है, हमें इधर भी हम आ सकते हैं। समझिए चीज़ों को। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था और लूटते समय ऐसा माना गया कि बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन इसमें खून की नदियाँ बह गई। 50,000 से अधिक निर्दोष लोग यहाँ पे मारे गए। और इसी का उच्चारण उतबी यहाँ पे करता है कि इसमें सबसे अधिक अभी तक 16 माने 15 जो, ठीक है, अभियान किया गया था, उससे सबसे अधिक जो धन मिला महमूद गजनबी को, इसी, ठीक है, सोमनाथ शिव मंदिर के माध्यम से ही मिला। और यही धन लेके जब वापस लौट रहा था सिंधु नदी के किनारे, वहाँ के जो भी जाट और खोखर लोग थे उसको, ठीक है, लूटने का प्रयास किया, उसके धन को, ठीक है, बहुत अधिक हद तक लूटा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सोमनाथ मंदिर है, देखिए, धार्मिक आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर को ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि लगभग 17 बार भी लूटा गया, लेकिन यही सोमनाथ मंदिर है, एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। जितनी बार लूटा गया उससे कहीं अधिक ये भव्य तरीके से खड़ा हुआ। और आज़ादी की बात से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सोमनाथ मंदिर को और ही भव्य तरीके से एक बड़ा रूप देने का प्रयास किया गया। समझ रहे हैं। पुनः निर्माण भी इसका हुआ 1026 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। जब ये लूट के गया, जब लूट के जा रहा है महमूद गजनबी, तो 1026 में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम के द्वारा इसका पुनः निर्माण किया जाएगा। और 1196 में पुनः निर्माण होगा कुमारपाल के द्वारा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जिसे सुदर्शन झील का निर्माण हो रहा था बार, ठीक है, वैसे ही इसका भी निर्माण हो रहा है। चूँकि ये मंदिर है, एक बड़े स्तर पे यहाँ पे, ठीक है, कार्य हो रहा है। यही है, देखिए वर्तमान में कितना खूबसूरत सोमनाथ मंदिर। और इसी का 2 कॉपी किया गया है दिल्ली में, जो अक्षराधाम मंदिर के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसी सोमनाथ के मंदिर के ऊपर एक कलश, ठीक है, लगाया गया, जिसका वजन माना जाता है कि लगभग, ठीक है, 10 टन के आसपास है। अब कितना है नहीं पता, लेकिन 10 टन ऐसा मतलब इंडिकेट लो करता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही, ठीक है, इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि एज ए शिलान्यास कह सकते हैं, ठीक है, मतलब किया गया था। तो तब जाके अब ये आज़ादी के बाद से
इतने भव्य रूप में आया, वरना पहले देखेंगे तो बिल्कुल ही ये मंदिर खंडहर हो चुका था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 17वां और अंतिम आक्रमण। बिल्कुल आसान है, ये सिंध के जाटों के खिलाफ करेगा, क्योंकि जब मंदिर को लूट के लेके जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, जैसे तैसे तो भाग गया, लेकिन वापस आया जाटों व खोखरों को दंडित करने के लिए। अब देखिए 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाएगी, और 1030 ईस्वी के आसपास अगर गजनवी के क्षेत्रों को देखा जाएगा तो इतने बड़े क्षेत्रों में ये सब सारा क्षेत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं मौजूद होगा। और फाइनली देखिए यहीं पे है टॉम्ब ऑफ, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। इसी गजनी अफगानिस्तान के क्षेत्रों में ही इसका कब्र है। और कितने बार जो भी तालिबानी जो नेता है अभी वर्तमान में, ऐसा माना जाता है कि वो लोग जाते हैं इसके कब्र में जाते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक बहुत बड़ा, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक ऐसे शासक को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है जिसने भारत के धार्मिक भावनाओं को, ठीक है, कहीं न कहीं रौंदने का प्रयास किया। तो वर्तमान में किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रहता ही रहता है, इतना आप लोग, ठीक है, वर्तमान में कोई न्यूज आता है तो इससे आपको रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं। यही है, देख पा रहे हैं इतने बड़े साम्राज्य यहाँ पे हो चुका था। अब चूंकि यही है, अब इसके बाद से इसके अयोग्य उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य को चला नहीं पाएंगे, और फिर से एक नया वंश आएगा, ठीक है, जिसको बोला गया संस बनी वंश। ध्यान रखिएगा, संस बनी वंश। और उसी संस बनी वंश का जो शासक होगा मुहम्मद गोरी होगा, और इसी क्षेत्रों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, संस बनी वंश की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी। और फिर इन्हीं क्षेत्रों से लगातार भारत पे मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, जिस प्रकार से मोहम्मद गजनबी आक्रमण कर रहा था। उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके समय के कुछ प्रमुख विद्वान कौन कौन से हुए। जैसे कि अलबरूनी था, बहुत ही, मैंने आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता के तौर पर इसको नहीं देखा जाता है कि बिल्कुल इसने, ठीक, एक नैरो माइंड से इतिहास को लिखने का प्रयास किया, लेकिन खैर अलग अलग उसका एस्पेक्ट है, अभी इसको हमें एनालिसिस नहीं करना है। अलबरूनी ने 2 बुक लिखा, तहकीक हिंद अरबी में, और किताबुल हिंद लिखा है इसने। ध्यान रखें, किताबुल हिंद में सारा इसमें, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ इसमें मौजूद है। फिरदौसी है, फारसी भाषा की नींव इसी ने रखा हुआ था, और इसने शाहनामा लिखा, और इसी रजनीकांत शर्मा के द्वारा इस शाहनामा का हिंदी में अनुवाद किया गया। इसने, ठीक है, पूर्व का होमर भी बोला जाता है। कश्मीर को इसी ने पृथ्वी का स्वर्ग कहा। कुतुबी था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, इसने तारीख़ यामनी लिखा और किताबुल यामनी भी लिखा। एक था बैहाकी, तारीख़ सुबुक्तगीन, अर्थात सुबुक्तगीन का दरबारी कवि था, ठीक है। ताजुल फुतुह, गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास को बताया, और तारीख़ मसूदी भी लिखा, मैंने सुल्तान मसूद का इतिहास। इसी को पूर्वी पेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी पेप्स किसको बोला जाता है? बैहाकी को। उसके बाद आ जाएगा फराबी। फराबी मतलब ये दर्शन शास्त्र का विद्वान था। एक और है उनसुरी, कलाकार, और ठीक है, मैंने कलाकार और वो वास्तुकार था। कुल मिला के देखिए महमूद गजनवी के समय ये जो कुछ नाम है, इन नामों से आप लोग बिल्कुल परिचित रहिए। उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम क्या क्या निकला। परिणाम क्या निकला तो देखिए, जो उत्तर भारत की जो सीमाएं थी भारत की, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गई। वहीं से लगातार आक्रमण होते रहेगा, और उस आक्रमण के माध्यम से देखेंगे तो मुस्लिम लोग भी, चूँकि भारत में उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, और उन मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा, ठीक है, जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि शासक का जब आक्रमण होगा उसका क्षेत्र बढ़ेगा तो लोग भी तो आएंगे। अब उन लोगों के द्वारा व्यापार भी किया जा रहा है। मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि भी होगी। इसके साथ साथ जो भी मुस्लिम व्यापारी के साथ साथ अब आना जाना, ठीक है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, बस हमारा शासक है, पर्याप्त है। मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारकों का भारत में प्रवेश होगा। यहीं से अब धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि बहुत सारे जो पहले उस समय हिंदू लोग थे उनका धर्मांतरण करवा लिया जाएगा। सोचिए आज वर्तमान में थोड़ा भारत को देखिए और आंख मूंद को उसको समझने का प्रयास मत कीजिए, थोड़ा फील कीजिए कि वर्तमान में जो भी हम लोग देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, खासकर 3 धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से इतना अधिक कन्वर्जन हुआ है कि आप वर्तमान में, मैंने किसी को, एक होता है ना कि एज एविडेंस बेसिस पे आप बोल ही नहीं सकते हैं कि वो प्योर कोई, ठीक है, मुस्लिम है, प्योर हिंदू है, क्या पता उसका पूर्वजों का धर्मांतरण हुआ होगा। आगे चल के चूँकि जब क्रिश्चियनिटियों का आगमन होगा,
अंग्रेज़ों का आगमन होगा, पुर्तगालियों का, डचों का, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, तो उसके द्वारा भी तो बहुत सारे हिंदुओं का, मुसलमानों का धर्मांतरण करवाया जाएगा क्रिश्चियनिटी के रूप में। समझिए कितना एक कंपोजिट कल्चर जो भारत का हो गया है। और इसी संदर्भ में अगर वर्तमान में, ठीक है, अगर थोड़ा ये जो सेकुलरिज़्म का जो भाव नहीं आ रहा है, तो समझिए कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही यहाँ पे काटने पे तुला हुआ है। कोई यहाँ पे श्योर नहीं है, कोई प्योर नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है? भारत में है तो बिल्कुल एक थोड़ा-सा सेकुलरिज़्म के भाव को अपना के चलिए, तभी जाके शानदार तरीके से, ठीक है, काम कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाहौर में देखिए अरबी तथा फ़ारसी साहित्य का केंद्र बन गया। अभी इसके पहले बगदाद में देखिए बहुत बड़ा लाइब्रेरी खुल चुका था अनुवादक के रूप में, लेकिन अब वो धीरे-धीरे शिफ्ट होके लाहौर की तरफ आ रहा है, भारत की तरफ यहाँ पे आपको आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आपका फीडबैक, ठीक है, नीचे आप लोग देते रहिए कि इसमें से कुछ भी, ठीक है, अगर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी मैं जानता हूँ कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है सब पढ़ाने में, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है? आपको जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपने स्तर से कुछ करा नहीं रहा हूँ, जो भी बुक में लिखी गई बातों को, ठीक है, उसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपने स्तर पे। तो इस चीज़ को समझिए और बिल्कुल ही जैसे मैं बता रहा हूँ एक सेकुलर स्टेट में आके, एक न्यूट्रल स्टेट में आके इसको, ठीक है, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे चल के यहाँ पे देख पा रहे हैं मुस्लिम राज्य का मार्ग का माने स्थापना का प्रस्ताव हो गया, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा बिल्कुल यहाँ पे अनसिक्योर हो गई। तो अब धीरे धीरे बहुत सारे आक्रमणकारी यहीं से आते जाएंगे। और भारत में आके यही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई गया नहीं गया उसका कोई डेटा नहीं है। और यही माना जाता है कि जितने लोग आया भारत की समृद्धि को देख के, भारत की भौगोलिक अवस्थिति को देख के, क्योंकि भारत देखिए यहाँ पे मानसूनी जलवायु है, खाने पीने के लिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे उपजाऊ भूमिपन मौजूद है, जीविका का स्रोत पूरी तरीके से मौजूद है, जो भी एक कह सकते हैं कि लाइवलीहुड के लिए जो भी रिसोर्स की यहाँ पे ज़रूरत है पूरी तरीके से मौजूद है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा, जो भी आया भारत को, ठीक है, या फिर वो भारत के लिए होके यहाँ पूरी तरीके से रह गया। खैर, मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।